नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हो इंटरनेट वाला, तो जरूर आप लोग डाउनलोड कर लें। अगर नहीं आता है डाउनलोड करने के लिए तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मॉडल पेपर को डाउनलोड करना है। भाई, ये 100% ओरिजिनल वाला है। बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल पे जो है दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो आज हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं मैथ का, ये 100% जो बिहार बोर्ड ने जारी किया वो है। ठीक है, तो भाई आज जो हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, बिल्कुल जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव है सभी को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीजें हम आपको बताते हैं कि आप लोग को मन में ये आ रहा हो कि सर मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड क्यों जारी करता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि मॉडल पेपर इसलिए जारी किया जाता है ताकि बच्चे को ये समझ में आएगा कि इस किस प्रकार से आप लोग के बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए तो आइए हम आगे समझते हैं। आगे इस तरह से आप लोग जब क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा तो आगे पेज उल्टाते हुए आप लोग सेक्शन ए में आ जाइएगा, और सेक्शन ए में आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा। जिस प्रकार मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, पैटर्न जो है क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है इस बार 50% है। ठीक है, और तथा सब्जेक्टिव का जो प्रश्न है वो भी 50% है। मतलब 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50 लगभग 50% सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो जिसमें आप लोग को बता दें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 100 प्रश्न। अब हल कितना प्रश्नों का करना है? 50 प्रश्नों का ही हल करना है, लेकिन 100 प्रश्न रहेगा और 100 प्रश्न में से 50 प्रश्नों का ही हल करना है। तो बिल्कुल ये सारी चीज अगर आप लोग समझ गए तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, नहीं तो ज्यादा टाइम चला जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप लोग समझते चलेंगे। यहाँ पे है पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। ठीक है, तो भाई निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो पहले समझ लीजिए संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या जिसका मतलब होता है भाज्य संख्या। बिल्कुल इजी वे में समझिए, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो अब भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो। ठीक है, 2 गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसका 3 गुणनखंड होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक का तो एक ही गुणनखंड है, 2 का 1 और 2 गुणनखंड है, 1 और 2 मतलब 1 और स्वयं से। 3 में भी वही कंडीशन है, 1 और 3 से, 1 और स्वयं से, तो ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। अब देखिए 4 में जो है, 4 में क्या है? 4 का जो गुणनखंड होगा 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक है, इसमें कितने आ गए? 3 गुणनखंड आ गए। तो इसमें पूछ रहा था कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या बतावे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इसका संयुक्त संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 100% समझ में आ गई होगी आप लोग को ये सारे प्रश्न। आइए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, पाई है। जैसे ही आप लोग देखेंगे पाई है तो डायरेक्ट मारिए अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान पूछा जाए 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आइए तीसरे प्रश्न को करते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब देखिए आप यहाँ पे फंसिएगा नहीं, बस स्पीड में निकलते चलना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है वो एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो समझिएगा अपरिमेय संख्या तो रूट वाला जब रहे ना, अगर रूट से बाहर आ जाए तो अपरिमेय संख्या है, अगर रूट के अंदर रहे तो अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से चेक कीजिए अपरिमेय संख्या। तो यहाँ आप देखिए 4 आ जाएगा और 4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 को रूट से बाहर रूट 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 खत्म हो जाएगा तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 गुने 2 रूट 2। ठीक है, रूट 2 और रूट 2 गुना होगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया? ये सब परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए 2 5 10, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा तो 5 रूट से बाहर, रूट अंडर 5, तो ये बाहर तो निकलेगा नहीं रूट से, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। साफ भाषा हम समझ गए। क्या करना है? याद रखना है, रूट से बाहर
ना आवे तो अपरिमेय संख्या, अगर रूट से बाहर आ गया तो समझेंगे परिमेय संख्या। इस प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 रूट अंडर 4 आ गया, तो रूट अंडर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 तो 1 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूट 5 बाहर आएगा, नहीं आएगा, 5 बाहर नहीं आएगा क्योंकि रूट के अंदर है। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर, बिल्कुल इजी वे में समझते चलिए। चौथा नंबर है, दो संख्याओं का लॉसो तथा मौसो बराबर हो तो संख्या क्या होगा। देखिए सिंपल सी भाषा में समझिए, दो संख्या ए और बी ले लेते हैं, ए और बी का एलसीएम मान लीजिए 5 या 6 है, जो भी है। ठीक है, और दो संख्या का ही हम लोग एचसीएफ अगर 5 ही है तो संख्या क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दो संख्याओं का लॉसो और मोसो बराबर है तो संख्या क्या होगा। अगर एलसीएम ए और बी लिए थे दो संख्या, इसका एलसीएम 5 है तो एचसीएफ क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो संख्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, 0.29 पे रेकरिंग लगा हुआ। अगर रेकरिंग लगा हुआ हो तो देखिए सबसे पहले आप वो रेकरिंग वाला संख्या लिखेंगे। ठीक है, 0 और पॉइंट को हटा देना है। ठीक है, रेकरिंग वाला संख्या लिखना और देखना कितने संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो 2 और 9 पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख दीजिए, 1 और 2। ठीक है, 2 और 9 पे रेकरिंग लगा हुआ है, दो संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ तो बटे का 9 लिख सकते हैं, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आइए छठे नंबर प्रश्न को करते हैं। छठा नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 के जगह पे 1 ही लिखिए। 1 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2 होता है। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाइए। ठीक है, तो 1 का 1 माइनस, तो माइनस लगाइए, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बच गया क्या, 3 और बटे का क्या हो जाएगा, 4, 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4 नहीं हुआ जी, बिल्कुल होगा। अब देखिए कुछ नहीं, नीचे में तो 1 लगाइए। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 3, ये चीज़ तो जानते ही किस प्रकार आता है। तो 4 में से 3 गया तो क्या आ गया, 1/4। 1/4 कहाँ आंसर है, सी में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए हम लोग जानते क्या है, शांत के लिए देखिए बिल्कुल समझिएगा, शांत के लिए हम लोग क्या जानते हैं, P/Q के, और Q का जो गुणनखंड होना चाहिए, Q का गुणनखंड किस फॉर्म में आना चाहिए, 2/m गुने 5/n, इसके फॉर्म में आना चाहिए। उसका गुणनखंड जो 2 और 5 आना चाहिए, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसका चेक कर लीजिए, सबसे पहले ए नंबर का 7, यहाँ क्या है, 40 है, 40 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 40 का निकालिएगा तो 2 से लगाइए तो यहाँ पे 20, फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 2 से लगाइए तो 5, 2 पे कितना आ गया, 2, 1 2 3, 2/3 और गुने क्या आ जाएगा, 5। तो इसका देखिए ये वाला से मिल रहा है, तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सारे भी मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सारा का सारा मॉडल पेपर जो है हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी प्रकार आ गया, अशांत हो। अशांत हो मतलब 2/m और 5/n के फॉर्म में नहीं आना चाहिए गुणनखंड, 2 और 5 इसके गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा होगा जिसका नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए 2 आ ही जाएगा क्योंकि 8 है, यहाँ पे 5 आ ही जाएगा क्योंकि 15 है, यहाँ पे 5 पहले से है, इसका मतलब 5 आएगा इसका गुणनखंड। ये तरीका है समझने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो है यदि हर वाले का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, हर वाले का अगर गुणनखंड करते हैं 7 7 49 गुने 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब 7 के क्यों आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है नहीं होगा।
क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है शांत है, बाकी ये अशांत है। पूछ क्या रहा था, अशांत। इसका आप लोग सिर्फ गुणनखंड कर लेंगे हर का। ये होता है ट्रिक थोड़ा सा स्पीड में बनाने का। अब देखिए यहाँ पे 400 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। अब देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, तो क्या है देख लीजिए। घातांक क्या है, 400 में 5 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 से लगाइए, तो 200 बटे 100, फिर यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे 25, फिर 5 से लगाइए, 5 से लगाए तो क्या हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 5 का घातांक पूछ रहा था ना, 5 का घातांक, तो 5 क्या बार आया है, 2 बार, 5 पर पावर 2 आ गया, तो घातांक कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का यही हो जाएगा ना। 2 बार आया है तो घातांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 5 का। तो 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इसका गुणनखंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इस पे 5 पर पावर 2, 5 2 बार आ रहा है, तो घातांक क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न को करते हैं। अब 10वें नंबर प्रश्न में है कि यहाँ पे देखिए, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 तथा मौसो दे रखा 130 और 15, तो मौसो x और y, तो x और y का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पे वजह झमेल में पड़ जाता भाई, इसको पढ़ो ही नहीं, छोड़ दो उसको पढ़ना। तो सर करना क्या क्या है, सर करना क्या है, तब यहाँ ध्यान देना है, देने योग्य बात बता रहे हैं आपको। करना क्या है, 15 और 130 का HCF ज्ञात कर लो। 15 और 130 का HCF ज्ञात कर लेते, ठीक है। पहले इसको मिटा रहे हैं, ठीक, पहले इसको छोटा करना होगा भाई, नहीं तो नहीं होगा। देख लो भैया, अब यहाँ पे अपन लोग करते हैं कितना, 15 और 130, तो 15 8 120 हो जाता है, 120 बटे, अब यहाँ पे क्या आ गया 10, अब यहाँ पे क्या आ गया 15। HCF निकालने के लिए जानते ही होंगे मौसो, यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 10 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10, 5 दूने 10, खत्म है कहानी। इसका HCF 15 और 130 का जो HCF आ गया वो आ गया 5। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, सर ये तो बता दिया, आप ये बोले पढ़ना ही नहीं, ठीक है। अब देखो उसको पढ़ने के बाद आपका माइंड हो जाएगा डिस्टर्ब थोड़ा सा इधर उधर, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो 130 इक्वल दे रखा है 15 गुना 8, 15 गुना 8 जोड़ 10, ठीक है, तथा मौसो x का है 130 और 15 का, मौसो 130 15 का, तो मौसो x और y, तो x और y का मान ज्ञात करना है। ये मान दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इसमें ऑप्शन में से किसका मौसो 5 आएगा। तो इजी वे में समझ लीजिए कि 15 और 10 का जो यहाँ पे देखिए, 15 और 10 का जो हम लोग मौसो निकाले 5 निकला, और 130 और 15 का भी मौसो निकाले तो 5 निकला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आइए आगे और समझते हैं प्रश्नों को। यदि कोई प्रश्न आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे है 125 का प्रेमीकरण करें, ठीक है। तो बिल्कुल 125 का रूट अंडर 125 का प्रेमीकरण करना है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, 5 गुने 5 गुने 5 25 और 25 5 125, ठीक है, ये हो गया 5 गुने 5, ठीक है। तब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 ये लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा निकलता है, जोड़ा कितना 1 लगा है, जोड़ा 5 गुने, यहाँ पे देखिए 3 है, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। जोड़ा 2 गो का लगता है, यहाँ पे जो 2 गो लगता है वो बाहर आ गया, ठीक है, एक बच गया जो रूट में है 5, ठीक है। टेंशन नहीं, खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ पे कह रहा है प्रेमीकरण करें, ठीक है। तो इसको मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे इसको इजी वे में बताना है कि किस चीज़ से हम इसको प्रेमीकरण करें जो ये इसका गुणनखंड हो जाए, मतलब प्रेमीकरण करने के बाद ये निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम 5 रूट अंडर 5 से गुना कर दें, प्रेमीकरण कर दें, क्या हो जाएगा 5, और ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा, मतलब रूट अंडर 5 गुना होगा तो 5 आ गया, तो क्या आ जाएगा 25। तो किससे प्रेमीकरण किए,
√5 से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 125 का परिमेयकरण गुणांक है तो क्या है? √5 है। समझ में आ गई बात? आइए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, और 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? ठीक है, सह अभाज्य है। तो बिल्कुल हम लोग 12 नंबर प्रश्न को भी करेंगे। तो यहाँ आप समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म, मतलब युग्म मतलब होता है जोड़ा, सह अभाज्य संख्या है। तो बिल्कुल इसको समझिए, सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिस दो संख्याओं का HCF 1 हो तो हम उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो कैसे चेक कर लेते हैं? इन ये सब में देखिए, यहाँ पे युग्म है, जोड़ा दे रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इनमें से किसका HCF 1 होगा? जिसका HCF 1 होगा वह सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। सबसे पहले 9 और 16 है तो इसको ही चेक कर लिया जाए। 9 से एक बार में लगाया, 9 आ गया, यहाँ पर आ गया कितना? तो 7 आ गया, हाँ 7 आ गया, फिर यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे एक बार में 7 लगाए, फिर क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, फिर 2 3 6, फिर क्या आ गया? 1 आ गया, और 1 2 2 खत्म हो गया। तो ये HCF क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका ये सह अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता दिए सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिस दो संख्याओं का HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने ट्राई किया, पहला वाला ऑप्शन ही फंस गया। तो क्या करेंगे? इसका राइट आंसर ए कर देंगे, क्योंकि इस दोनों युग्म संख्याओं का जो है क्या निकला है? युग्म सह अभाज्य संख्या का HCF 1 निकला है। तो क्या हो जाएगा? यह सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या है। तो मान लीजिए, क्या करेंगे? मान लीजिए, सॉरी लीजिए गलत हो गया ना, कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्या मानेंगे? 5x + 2x = 0। करा रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो हम एक रैखिक समीकरण मान लेते हैं, 5x + 2x = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे तो गलत, रैखिक समीकरण में ऐसे रैखिक समीकरण नहीं होता है। एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया था। देखिए रैखिक समीकरण लिखेंगे 5x + 2 = 0। ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब x का मान निकालते हैं तो इधर ये इधर आ जाएगा -2, प्लस में है तो इधर आके माइनस में 2, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या आ गया? -2/5। तो कितना होता है? कितना होता है? यहाँ पे 1 होता है। तो रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 1 ही को निकला है, 2 निकलता है 2 लिखते, तो इसका राइट आंसर क्या कर देंगे? सी कर लेंगे, क्योंकि एक ही शून्यक निकला है। क्या पूछ रहा था? शून्यकों की संख्या। भैया फिर से समझिए, बात उलझाने वाली नहीं है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। इसलिए हमने एक रैखिक बहुपद माना था जिसका शून्यक भी निकाल के दिखाया, और 1 होता है। डायरेक्ट बोलने से गड़बड़ा जाएंगे बच्चे। अब 14 नंबर देखिए, उसी प्रकार है x - 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बराबर x - 1 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में तो इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। अब 15 नंबर देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। बिल्कुल। अब 15 नंबर के प्रश्न को बिल्कुल गौर से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो बेहतर होगा। देखिए 15 नंबर में है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद का शून्यक दे रखा है। द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2, ठीक ना। तो यहाँ पे एक -4 है और -4 और 7 है। तो द्विघात संख्या जो होता है, द्विघात सूत्र जो होता है किस प्रकार होता है समझिएगा थोड़ा सा। x² - अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात सूत्र। तो देखिए ये क्या है? पहला अल्फा और दूसरा बीटा। ये क्या है? 7 जो दे रखा है, बीटा 2 संख्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए x² की जगह पे लिखिए x² ही माइनस
अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -4 और बीटा का मान 7। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का जोड़ दीजिए, -4 + 7, -4 + 7 प्लस माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया और x से गुना होगा तो क्या होगा, -3x। ठीक है, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब अल्फा इंटू बीटा बचा है, अल्फा इंटू बीटा बचा है। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, गुना कीजिए, 7 चौके 28, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस में, क्योंकि माइनस में 4 है तो 28 माइनस में प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। तो x² - 3x और -28, ये तो दोनों जगह माइनस वाला संख्या कहाँ, यहाँ सी में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये सूत्र पे आप लोग बैठा दीजिए, अल्फा और बीटा का मान दे ही रखा था। क्लियर हो गया 15 नंबर। आइए 16 नंबर को ट्राई करते हैं, बिल्कुल इजी वे में 16 नंबर को भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल। योग दे रखा है 5 तथा गुणनफल दे रखा है 6। मतलब योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 6, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या जानते हैं, फिर से याद रखिए, x² - अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू x और प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सी बात है, x² के जगह पे x² ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है माइनस लगाएंगे और अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से दे रखा था तो इजी हो गया, 5 × x तो 5x हो जाएगा, बाकी प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 दे रखा है, 6 लिख देंगे। तो x² - 5x + 6 कहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस वाला है। ठीक है, x² - 5x + 6, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 17 नंबर को देखते हैं। तो बहुत ईजी वे में इसको भी हल करेंगे। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में है यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा और तथा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर c/a होता है। c/a हुआ तो c का मान क्या है, यहाँ आप देखिए ये a हो गया और ये b हो गया और ये c हो गया, तो c का मान उसके हिसाब से क्या हो जाता है, c का मान 8 हो जाएगा, 8, और अल्फा का मान 1 हो जाएगा क्योंकि y² है 1, तो ये हो गया 8/1। तो 1 का कोई मैंने नहीं होता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नीचे में यदि 1 रहे तो उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर। 18 नंबर में है कि f(x) = 3x² - 7x + 2, तो इसका f का जो मान, x का जो मान यहाँ पे दे रखा है, -1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे तो इस प्रश्न को देखा जाए तो आप पढ़े ही नहीं होंगे, ये 10th में है ही नहीं। ठीक है, ये 9th का प्रश्न है और 9th पढ़े होंगे तो याद ही होगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो दे रखा है, सिर्फ x के मान के जगह पे -1 को पुट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे f(x) बराबर जो दे रखा है मान पहले से 3x² - 7x + 2 ये दे रखा है। अब f का मान क्या रखेंगे, -1, तो देखिए यहाँ पे 3 और इसका -1 हो गया, स्क्वायर -7 गुने क्या हो जाएगा, -1, कोई नहीं, ये साइन देना भी जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए +2 इस प्रकार कर सकते हैं। तो 1 3 का 3 माइनस में है तो स्क्वायर तो प्लस m हो जाएगा, 3 तो 3 हो जाएगा, +7 गुना तो 7 हो जाएगा, +2 यही हो जाएगा। तो 7 3 10 2 12, तो 12 कहाँ पे है, प्लस में, देखिए 12 यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 19 नंबर का, और 19 नंबर में है यहाँ पे x² - 3 के शून्यांक होंगे। अब देखिए x² - 3 = 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है खेल, कुछ बच्चे यहीं पे ख़त्म कर देंगे, नहीं। अब देखिए x² बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो इधर बराबर की साइड में भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में रहता है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 20वें नंबर, निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल करें। तो भाई ये थोड़ा सा पेचीदा नहीं बोला जाए, विलोपन विधि आप लोग को याद होगा, फट से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको समीकरण लिख लेते हैं, 6x - 2y = 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। अब 10x + 2y और 32 है, इसको सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं। तो अब इस प्रकार से इसको हल करना, तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे जोड़ लीजिए 16, 10x और 6x, तो क्या हो जाएगा 16x। अब यहाँ पे 32 है, 32 ही आ जाएगा। तो x इधर क्या है 16 है और इधर 32 है, बराबर में डायरेक्ट काट दीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो x = 2 आ गया। तो समीकरण 1 में जो है आप लोग x = 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में x = 2 रखने पर इस प्रकार बच्चे जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार लिखेंगे। तो अब देखिए 6x - 2y = 0 है। यहाँ पे बच्चा फंसना नहीं मेरे भाई, यहाँ पे क्या करना है 6 × 2, x के जगह पे 2 रखना है, -2y = 0। ठीक है, अब 6 दूना 12 हो गया, -2y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देन 2 - 2y बराबर इधर प्लस में 2 12 है तो इधर भेज दीजिए 12, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब खेला हुआ यहाँ पे माइनस माइनस खत्म, 6 दूना 12, तो y = क्या हो जाएगा 6। देखिए भाई 6 कहाँ निकला, x = 6 और x = 2, यहाँ पे निकला है x = 2 और y = 6 प्लस में ही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21वें नंबर। अब 21वें नंबर देखने के लिए थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि प्रश्न पे ही लिखा गया है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न को फटाफट करते चलते हैं क्योंकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय मिलेगा इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 समांतर है तो p का मान ज्ञात करना है। भाई समांतर का मतलब वो इस तरह पैरेलल होना चाहिए। तो ग्राफ पेपर में जब आप इस तरह के देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। जब इस प्रकार ग्राफ कटे तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब a1/a2 = b1/b2 नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ले लो इसका मान, बस कुछ करना नहीं है। अब देखो a1 क्या है 4 है और a2 क्या है 12 है। अब यहाँ पे बराबर b1 क्या है p है, p/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, तो इसको काट लेना है, बस पहला वाला ही करना है, a1/a2 b1/b2 इसी से पता चल जाता है। तो 3 4 × 12 3 × 9, ये ख़त्म हो गया कहानी। अब एक यहाँ हो गया, यहाँ एक, यहाँ एक, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए p × 1, तो क्या हो जाएगा p, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब p बराबर क्या मान आ गया 3, तो किसका मान कह रहा था p का ही ना, तो p का मान निकल गया 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा b। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 22 नंबर, और 22 नंबर में है समीकरण निकाय। तो समीकरण निकाय सुनते ही बच्चा डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। देखिए x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के कारण k का मान होगा। तो बहुत इजी है, अनगिनत हल होने का कारण क्या है, a1/a2 होगा बराबर b1/b2 होगा तथा c1/c2 होगा। ये हो गया अनगिनत हल, तो यही हो गया ना। तब चेक कर लीजिए, 2 चेक कीजिए, उसी से हो जाएगा। ठीक है, अब 2 चेक कीजिए, 1/, यहाँ पे देखिए 1/5 बराबर, यहाँ पे b1 क्या है 2 और यहाँ पे क्या है k, ये है ना। तब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ये देखिए कट रहा है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो k 5 दूना 10, इस तरह से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 5 दूना 10, k × 1, तो k = 10, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो भाई साहब द्विघात समीकरण है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आप लोग को टेस्ट करना होगा कौन सा है।
बट यहाँ पे मैं राइट आंसर इसका करूँ तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बट यहाँ पे चेक कर लेना ही बेटर होगा, हो सकता है मिस भी हो। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जगह है तो कर लेते हैं, x+2 इक्वल 3x+4, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे बच्चे में पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर, तो a² x² + 2ab या b² बोलते हैं पहले, तो b² करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2ab का मान 2 बराबर 3 गुने x, यहाँ पे 3 गुने x तो 3x प्लस 4 तिया 12। सिंपल वे में समझ गए। अब देखिए इसका x घात जब आ गया 2 2 घाते होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे बढ़ने का मन है तो बढ़ सकते हैं x²। ऐसे देखिए होता क्या है, ऑप्शन वाले में आप अपने समझ से ही मार दे फटाक से, अगर आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, आगे सोल्यूशन करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि x² आ गया तो सिंपल सी बात ये द्विघात समीकरण ही होगा। लेकिन करने का मन है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। 4 + 4x, अब यहाँ पे ये और ये 4 3 7, इसको माइनस कर दीजिए, बात बराबर ही होगा, इसका राइट आंसर बी ही होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है ये 24 नंबर, और 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर में दे रखा द्विघात समीकरण की x² + qx + r इक्वल 0, तो p नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, मूल बराबर जो सूत्र होता है, आप समझ लीजिए -b प्लस -√अंडर, याद होगा यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना है b² - 4ac बटेगा 2a। अब यहाँ से इस समीकरण से देखिए -b, तो b के जगह क्या है, यहाँ पे ये हो गया a वाला, ये b हो गया, और या x बोलते हैं इसको, ठीक है, या b और c। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे b की क्या जगह q हो जाएगा, तो माइनस का q, अब कुछ नहीं, प्लस तो प्लस लगाइए, प्लस माइनस लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब b तो फिर यहाँ पे q का स्क्वायर -4, तो 4 लिखिए, a का मान p तब p, और c का मान r तो r लिखिए, बहुत इजी है। 2 तो बट्टे का 2, a का मान क्या है p है, तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे आंसर इसका सही है, बी नंबर। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में है द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी। अगर d से d = 0 हो तो दो समान एवं वास्तविक होगा। अगर d से अधिक बड़ा हो, मतलब प्लस हो, d का मान जो है प्लस में आवे, तो मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तथा दोनों वास्तविक होगा, दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक भी होगा। और d से छोटा हो, मतलब d से छोटा हो, ये d बराबर माइनस में हो, d से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे है 6x² + 6x + 1, इसको देख लीजिए। तो d बराबर जो होता है, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो चेक करने के बाद देखिए b का मान क्या हो जाएगा, 6 गुना और 4a, 4 का मान 4, और a का मान क्या है 6, और c का मान क्या है 1, तो 6 के 36, 6 चौके 24 ये होगा ना, 6 चौक 24, हाँ इतना हो गया। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ ना, तो वही माइनस हम छोड़ दिए थे, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस, तो 36 - 24 तो 12 हो जाएगा। d बराबर क्या आ गया, 12 आंसर। तो 12 आ गया, मतलब क्या आ गया, प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया तो क्या होगा, वास्तविक मूल होगा, वास्तविक और समान, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो कुछ भाषा वाला प्रश्न दे रखा है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, भाषा वाला भी याद रखना आप लोग को। अब यहाँ पे है समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूलों का योग्य होगा। तो सिंपल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मूलों का योग्य निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a, तो b यहाँ पे भी माइनस में 18 है, यहाँ पे भी माइनस में, यदि माइनस प्लस वाला मिल जाए तो समझिए प्लस में 18 लिख दीजिए फट से, और a का मान 3, तो 3 छके 18, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 6। खत्म हो गया कहानी।
अगला प्रश्न 27 नंबर है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 = (0) के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा कर दिया। अब पेचीदा ये है सवाल में कि अल्फा और बीटा का मान जो है व्युत्क्रम है। यदि अल्फा का मान a मानते हैं तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, फिर से समझिए, यहाँ पे हम आपको पूर्ण रूपेण डिटेल से बताते हैं। यहाँ आप देखिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा के लिए एक मान लीजिए, पहले एक अल्फा बराबर अल्फा है तो अल्फा का व्युत्क्रम होगा बीटा का मान, तो अल्फा का व्युत्क्रम होगा बीटा का मान। यहाँ आप देखिए अल्फा का व्युत्क्रम होगा, तो व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, तो अल्फा का उल्टा 1/अल्फा, तो ये क्या हो गया, बीटा का मान हो गया। फिर से एक प्रश्न खुद, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 तो a = (0) के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यदि अल्फा का मान अल्फा है तो बीटा का मान 1/अल्फा होगा। क्लियर हो गया। तो यदि, तो सिंपल से इसको हल कर लेना, करना क्या है, हल कर लेना इसको। देखिए अल्फा इंटू बीटा दोनों का पूछ रहा मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू, और बीटा का मान क्या है यहाँ पे 1/अल्फा है ना, और c/a तो है ही, अल्फा अल्फा खत्म, तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a × c तो c हो जाएगा, अब बराबर a × a c/a कहाँ है, यहाँ b में, इसका राइट आंसर b हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 28 नंबर, और 28 नंबर में है कि समांतर श्रेणी 1/2 और 1, 3/2 और 2 का 15वां पद पूछ रहा है। तो 15वां पद a 15 बराबर, तो 15वां पद का मतलब होता है a + 14d। अब देखो भाई यहाँ पे a बराबर हमको पता है 1/2, तो d बराबर मतलब पहला पद माइनस दूसरा पद, तो 1/1 लिख दीजिए, -1/2 कर दीजिए, तो d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, लेकिन कर लीजिए 2, 1/2, 1/2 तो 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/2, यही आ जाएगा। तो d a बराबर हमको पता चल गया 1/2 और d बराबर भी 1/2, यही है सेम। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान, तो सॉरी यहाँ पे पहला पद और सर्वांतर जिसको d बोलते हैं, तो ये दोनों निकाल लिए, तो 15वां पद निकालना आसान है। 15वां पद निकालने के लिए यहाँ पे देखिए a का मान क्या पता चल गया, a 15 इक्वल जानते हैं a + 14d, ठीक है, a + 14d, तो a का मान क्या पता है 1/2 + 14, और d का मान क्या है 1/2 × 1/2, ठीक है, तो 7 दूने 14, तो 1/2 + 7 एकम 7 बटे, यहाँ पर कुछ नहीं थी 1 हो गया। तब आंसर फटाक से निकालिए, 2 हो जाएगा, और 2 से 2 भाग देंगे 1, तो 1 से गुना करेंगे 1 + 1 × 2, 7 दूना 14, और 15/2, तो 15/2 है ऑप्शन में, देखिए 15/2 बी नंबर में है। तो क्लियर है, सिंपल सी बात था। यहाँ पे पहला पद दे रखा था a, और तो हमने d निकाल लिया सर्वांतर, दूसरा पद माइनस पहला पद कर लिया, ठीक है, और a 15वां पद बोल रहा निकालने के लिए, तो ये 15वां पद के लिए सिंपल सी, अब यहाँ पे 12वां पद बोलता तो a 12 के लिए लिखते, यदि 12वां पद पूछता, a 12वां पद पूछता तो क्या लिखते, a + 11d, ठीक है, a का मान पता ही है आपको और d का मान पता ही है, तो बस यहाँ पे a और d का मान दे के निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं अगर इस तरह के सवाल आए तो, ठीक है। आप देखिए 29 नंबर में जो सवाल है समांतर श्रेणी का ही सवाल है। अब इसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, यहाँ पे क्या निम्नलिखित में समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो ऑप्शन से दिमाग लगाइए फटाक से, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखिए हम डी नंबर चेक करते हैं, इस दोनों में माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 और 10 में माइनस कीजिए कितना होगा 6 होगा, और ये दोनों में 15 और 10 में माइनस कीजिए तो कितना हो जाता है 5 हो जाता है, 20 और 15 में माइनस कीजिए तो 5 आता है, लेकिन इसका डी का जो मान है अलग अलग आ रहा है, 6 और 5 आ रहा है, तो समांतर श्रेणी में है नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फटाक से लिखिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 30वें नंबर, आइए 30वें नंबर कहते हैं, यदि
यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सर्वांतर डी है, मतलब पहला पद का मतलब हो गया ए पद पता है 9 और सर्वांतर -3, तो इसके प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ए एन, ठीक है, ए एन सॉरी 12 पदों का नहीं योग, अच्छा सॉरी 12 पदों का योग बोल रहा है, तो ए 12 तो ए प्रथम से 12 पदों का योग, मतलब 12 पद तक का योग निकालना, यही ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, n बराबर 12, देखिए n बराबर लिख देंगे 12। अब यहाँ पे एस एन बराबर फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो n का मान क्या है 12/2। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 2, a का मान क्या है 9, ठीक है, प्लस, और जितना हो सके शॉर्ट में बनावे तो बेटर होगा, 12 - 1 और d का मान क्या है -3। अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ पे जितना शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 11 हो गया, 11 33 हो गया, माइनस में ही होगा क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे -33 लिख दीजिए। जितना शॉर्ट करना है कर लीजिए 6। अब 18 33 माइनस करना है, 18 और 33 को माइनस करेंगे तो -15 हो जाएगा ना, तो -15, 15 छके 90 इसका राइट आंसर, और ये माइनस में ही होगा, तो माइनस में 90 है, हाँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 31 नंबर, और 31 नंबर में दे रखा क्या, देखिए ध्यान से। तो गाइज अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, ताकि दोस्तों को भी पता चले कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश करते हैं हमेशा, चाहे वो मैथ का पेपर हो या साइंस का पेपर, बिल्कुल इजी वे में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे प्रश्न जो है हो चुका है, और मैथ का फुल सोल्यूशन, एनसीईआरटी मैथ का फुल सोल्यूशन हो चुका है। इसी वीडियो के नीचे लिंक देंगे, जहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, जो भी सवाल देखना बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अभी 42 मिनट हो चुका है, हालांकि इसमें 100 प्रश्न है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 50 प्रश्न को हल करके ही हट जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम के बाद बच्चे का दिमाग से बाहर निकलने लगता है, ठीक है, तो इसलिए। तो आइए 31 नंबर प्रश्न को फटाफट आप करते चलते हैं। समांतर श्रेणी 17 34 51, 17 34 51 का कौन सा पद 170 है? तो भाई कॉमन साइंस लगाओ, 17 17 17 97 34 77 51, और 17 10 क्या होता है 170 होता है, तो फटाक से 10वां पद मार न दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 17 का टेबल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाएंगे, फटाफट इसका हल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो बड़ा सा हो जाता तो दिक्कत होता, बड़ा हल नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरह से ही हल कीजिए। यहाँ पे है 51 48 15 सॉरी 45, 51 48 और 45 के 6वें पद होगा, 6वें पद होगा। 6वें पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे पहला ए इक्वल क्या हो गया, पहला पद 51, और डी बराबर क्या हो जाएगा 48 - 51, ठीक है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -3। कह रहा कौन सा पद 6 पद, 6वें पद, तो ए एन बराबर क्या हो गया 6, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे a बराबर है 51 प्लस n का मान क्या है 6, नहीं n का मान है ही नहीं, n-1, और d का मान क्या है -3, ठीक है। अब इसको इजी वे में हल कर लीजिए, तो 51 है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3n हो जाएगा, 3n और -1 और -3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा +3, ठीक। अब इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल 6 हो जाएगा, ए एन बराबर 6 दे रखा है, तो एन का सूत्र लगाए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए बहुत इजी वे में समझते चलिए। अब यहाँ पे 51 है, 51 - 3n + 3 = 6, तो इसको हल कर लेना है, क्या करना है हल कर लेना है। यहाँ पे 51 है और 3 है, 51 3 क्या हो जाता है 54, बच गया क्या -3n, कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा यदि ज़्यादा शॉर्ट किए, तो इसको माइनस करेंगे 51 - 3, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा
माइनस में यहाँ पे 54 सॉरी ये प्लस ना है 51 प्लस 3 तो 54 हो जाएगा 54। अब ये जो है पहले से यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो वो भी ध्यान देना है। बराबर की साइड में क्या है 6 है पहले से, 6 माइनस ये वाला इधर जो है क्या हो जाएगा 54 और 54 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 54। ठीक है, समझ में आया। अरे भाई कुछ नहीं, यहाँ पे 51 था, 51 3 54 हुआ, बराबर की साइड में फेंक दिए तो प्लस में था तो माइनस में 54 नहीं होगा। अब देखिए -3 हुआ, -3n बराबर, अब इसको 54 - 6 कीजिए तो हो जाता है माइनस का 48 होगा, तब माइनस माइनस खत्म, तो n बराबर क्या हो जाएगा, या n बराबर तो 16 16 32 16 48, 3 बार में आ जाता है 16, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। तो कहाँ है बी नंबर में इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 33 नंबर में, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगी। तो भाई फटाक से मारो 25, क्योंकि आधा विषम संख्या होता है और आधा सम संख्या होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ पे 34 नंबर में है समकोण त्रिभुज। अब तो सबसे पहले अपन लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा गौर से समझना, बहुत इजी है। क्या है, इजी है। ए बी सी ये समकोण त्रिभुज हो गया, और बी जो यहाँ पे 90 डिग्री का है, और यहाँ पे ए बी का जो मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और बी सी जो है 1 है और ए सी का मान 4 सेंटीमीटर है। तो tan ए का मान ज्ञात करना, यही कह रहा है, बिल्कुल समझिएगा। अगर ये कोण ए जो है यहाँ पे कोण ए थीटा है, कोण ए क्या हो जाएगा थीटा है, क्योंकि ये बी जो है समकोण है तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, थीटा है कोण, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी ये वाला बेस, ये बेस हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि खड़ा वाला जो है क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और इधर सोया हुआ है जो बेस हो जाएगा, नहीं। जब ये थीटा का मान ए होगा, जब थीटा का मान ए होगा तो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूस, ये तो होता ही है एच। ठीक है, ये तो चेंज नहीं होता, ये दोनों चेंज होते रहता है। तो कुछ बच्चे सस्पेंस में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कैसे कर दिए। तो थीटा का मान जब यहाँ पे ए है तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये बी सी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए tan ए बराबर पूछ रहा है, तो tan ए बराबर होता है P/B, तो P का मान कितना है 15 और B का मान कितना है 1, तो क्या हो गया यहाँ पे रूट अंडर में है, सॉरी यहाँ पे रूट अंडर में, तो P/B उल्टा लिख दिया ना। अच्छा एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। P का मान क्या है √15 P, अच्छा P का मान 1 है ना, यहाँ पे 1 और B का मान क्या है √15, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो 1/15 कहाँ है, 1/15 सी नंबर में इसका राइट आंसर। कुछ बच्चे ओल झोल कर रहे होंगे कि भाई यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, जब ये वाला कोण बने और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो, थीटा का मान ये है, तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होता है। तो उसके हिसाब से tan ए बराबर P/B होता है 1/√15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कोसेक थीटा। कुछ बच्चे इसको 5 भी पढ़ते होंगे। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल के, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है 35वां नंबर सवाल। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर के है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/sin थीटा बराबर क्या लिखेंगे के। ठीक है, और के हो गया हुआ ना जी। अब इसको नीचे में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, एक ही हो जाएगा, तो के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा के मल्टीप्लाई साइन थीटा। इस हिसाब से देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई के, नहीं समझ में आया होगा, फिर से मिटा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो जी साइन थीटा, या फाइ दिया हुआ है तो फाइ समझिए, बराबर क्या है के, तो के दे दिए। अब कुछ नहीं है नीचे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू साइन थीटा होगा। अब देखिए 1 गुने तो 1 ही होगा,
तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, तो जी बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो एक के जगह पे एक ही दीजिए, एक के जगह पे एक ही दीजिए, माइनस साइन थीटा का मान निकाल दिए 1/k, 1/k। तब फिर भी प्रॉब्लम है क्योंकि स्क्वायर लगा है, वहाँ पे स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए। अब एक लाइन और चलेंगे तो एक हो जाएगा, और के का एक का तो एक ही हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब के स्क्वायर होने के बाद नखरा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम दोनों का तो के स्क्वायर ही होगा, ऊपर में के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और -1। अब के स्क्वायर, तो ये रूट के ऊपर ही लगा हुआ है ना, के इसके ऊपर लगा हुआ है के, लेकिन नीचे तो नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए के का स्क्वायर बराबर के हो लिख सकते हैं, के स्क्वायर -1 इसको रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि रूट उस पे ही है, इस पे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर -1 के, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तब देखिए इसका राइट आंसर कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 36 नंबर का, और 36 नंबर का जो प्रश्न दे रखा है बहुत इजी है, क्या याद होगा आप लोग को, 1/sec, 1/sec थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा ना, हाँ मिस हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा कहाँ है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर में है tan cot x इंटू टेन एक्स, तो cot x इंटू टेन एक्स मतलब गुना, इंटू का मतलब गुना, cot x गुने tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 38 नंबर है, 38 नंबर समझिए, 38 नंबर में दे रखा है यहाँ पे कि cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर 1/2 हम यहाँ पे लिखेंगे तो फटाक से हो जाएगा, cos थीटा बटे 1/2, और पूछ रहा है क्या, कोसेक थीटा बराबर ना, कोसेक थीटा बराबर मान पूछ रहा है, तो बिल्कुल समझिए cos थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 मतलब क्या हो गया, cos थीटा का कौन सा मान दे रखा है, 1/2 cos थीटा कौन सा मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, cos 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। तो cos 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान बता दीजिए यहाँ पे, तो कोसेक 60 डिग्री का मान बता दीजिए, 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 2/√3। नहीं समझे, दे अरे भाई cos थीटा जो यहाँ पे दे रखा है ना 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान दे रखा है, तो उसी प्रकार हम जानेंगे 1/2 क्या है, cos 60 डिग्री का मान है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है, इसका राइट आंसर यही ना हो जाएगा, 2/√3, इसका राइट आंसर बी, कॉमन साइंस लगाना और कुछ नहीं, इसमें फटाफट बनेगा। आइए अगला प्रश्न है कि थीटा का मान 45 है तो सेक थीटा और कोसेक थीटा बनाइए, ठीक है। यदि थीटा का मान 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस करना है, यहाँ पे लिखेंगे सेक 45 डिग्री और प्लस कोसेक 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से, तो सेक 45 डिग्री का भी मान होता है √2 और प्लस कोसेक 45 डिग्री का भी मान होता है √2, तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा, इसका राइट आंसर। 2√2 कहाँ है, डी नंबर में, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न 40 नंबर है, यदि √10a - 3 = 0 तो a का मान क्या होगा। 40 नंबर में यही है ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ आप समझिएगा, √3 10a - 3 = 0, तो ठीक है, तो 310 √3 10a
क्या है a माइनस 3 इक्वल 0। तो 3 फिर से देखिए 3 tan a बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस बराबर, इधर बराबर किस साइड में भेजेंगे 3 हो जाएगा, दो बार लिख दिए, अच्छा कोई नहीं। तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में, तो इधर आके माइनस में, और माइनस में रहते इधर आके प्लस में, ये हो गया। समझ में आ रही बात। अब देखिए tan a बराबर यदि देखें तो क्या हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है तो a का मान निकालना है, तो इसका कर दीजिए परिमेयकरण। तो tan, अच्छा √3 है, √3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 और गुने √3 नहीं लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, तो बटेगा √3 लिख दीजिए। तो अब देखिए ये हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया √3 हो गया। तो tan a बराबर क्या आ गया, थोड़ा सा लॉजिक था इसमें, √3 आ गया। तो tan a tan a बराबर √3, तो √3 जो है किसका मान है, tan का कौन सा मान है ये पूछना है। तो फटाक से इसका आंसर कर सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है क्या, √3। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा पेचीदा ये था सवाल में कि यहाँ पे a दे रखा तो इधर निकाले, ये इधर आ गया, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। तब यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे करना क्या था, ये 3/√3 आ गया, कोई किसी का नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, √3 गुने √3, तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो √3 गुने √3/√3 लिखे, तो √3 खत्म, बच गया क्या √3। tan का जब मान √3 आवे तो tan बराबर 60 डिग्री होता है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, tan बराबर 60 डिग्री। ये हो गया। आइए 41 नंबर का। अच्छा 41 नंबर यहीं पे है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला है sec 35 डिग्री और कोसेक 55 डिग्री, दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों को मिला के 90 डिग्री हो रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग ये कर सकते हैं, दोनों का योग 90 डिग्री पूर रहा है तो थीटा का मान यदि 90 हो तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, बट्टे में रहे और 90 पुर जाए तो इसका मान होता है 1, यदि स्क्वायर लगा हुआ तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। आइए 42 नंबर प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन लोग को मान लिखना होगा। तो भाई यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान बताइए, 1/√3 होता है सर। sin 0 डिग्री का मान बताइए सर, 0 होता है। cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, और d cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो cot 45 डिग्री का जो मान है बड़ा है, क्योंकि ये आधा हो गया, ये 0 हो गया, 1/3 मतलब 1 का √3 भाग है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, बड़ा है, 1 सबसे बड़ा, ये आधा है, 0 है, ये 1 बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक बड़ा है, तो cot 45 डिग्री का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है 43 नंबर का, और 43 नंबर वाला प्रश्न तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे जो बच्चे कमेंट करना, अक्सर हम पहली बार देखे, ठीक है। तो 43 नंबर में है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे है 44 नंबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करें, अब दो दिक्कत है। देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 44 नंबर, आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये पढ़े थे ना जी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उल्टे हो गया है, उल्टा हो गया। अगर ये इधर आया, ये प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा -1, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर, और 45 नंबर में है 1 - sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cot स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करना होगा 45 नंबर को। देखिए 1 - sec स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो यहाँ पे 1 - sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
तो कहेंगे सर tan स्क्वायर थीटा होता है, याद रखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। बड़ा इजी है। देखिए हमने क्या किया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को बदल दिया tan स्क्वायर थीटा में, क्योंकि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। गुना था, गुना लगाए, cot स्क्वायर थीटा था, cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे फंस जाएंगे और फटाक से एक आंसर मार सकते हैं। मारने वाला क्या है, मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे फंस सकते हैं। फंस क्या आ जाएंगे, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉट अल्फा दे रखा है, ठीक है, गुना में तो है, लेकिन अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और गुना कीजिए यहाँ पे तो कॉट थीटा, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बटे, मतलब अल्फा नहीं सॉरी, ये आधार बटे कर्ण होता है। एक सेकेंड यहाँ पे मिस हो रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्या, फिर से दोनों को एक साइड लिख के ही करना था। तो साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा होता है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का, तो पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, ठीक है, के। अब देखिए कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है, तो लंब लंब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 47 नंबर। अब ये थोड़ा और ही ज़्यादा पेचीदा लगेगा बच्चे को। अब बच्चा कहेंगे सर ये प्रश्न कहाँ से आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इजी वे में इसको हम हल करके बता रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है जो बच्चे नहीं समझ पाते। यहाँ आप देखिए थीटा बटे क्या दे रखा है 5 बराबर 15 डिग्री। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री, ये दे रखा। तो यहाँ पे कह रहा 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, अगर थीटा बराबर अपन लोग को लिखना है, थीटा बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाए 12, और ये भाग में तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में। तो थीटा का मान क्या हो गया 60 हो गया, क्लियर हो गया। तो थीटा का मान हो गया 60 जब, तो 3 गुने यहाँ पे क्या है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान लगाना, थीटा की जगह क्या दे दिए 60। तो 3 गुने कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब यहाँ पे ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाइए, तो 3 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 4/3 हो जाएगा। बट अभी तक नहीं आया, 3 गुने 3 खत्म कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, 3 3 कैंसिल, बच गया क्या 4। 4 का आंसर है सी में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 47 हो गया, 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर क्या है, तो 48 नंबर देखिए यहाँ पे दे रखा है सवाल। देखिए 48 नंबर तो बहुत इजी ही सवाल है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता होगा, नहीं टेंशन लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1, तो बच्चा समझ रहा होगा यहाँ पर यदि स्क्वायर लगा देता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है यदि, हो सकता है यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, ठीक है, बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पे पावर 4x बराबर क्या होगा, यही ना। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया। अब यदि साइन थीटा को इधर लाइए, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस में है, ओ नो गलती हो गया ना, बराबर के साइड में 1 है ना, अच्छा फिर से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि 50 सवाल करना है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि डिफरेंट कलर हो तो बेटर फील होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है सवाल, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो साइन एक्स बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो बराबर के साइड में क्या है 1 है,
प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका सूत्र है, कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का। कहेंगे सर इसका क्या मतलब, अभी तो मतलब बनता है, अभी ही मतलब बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये चीज समझ गए। और साइन स्क्वायर एक्स बराबर, साइन स्क्वायर एक्स बराबर यदि साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस पर पावर 4x। यही चीज समझा रहे थे। देखिए इसी फॉर्मूला से निकल के आया साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस पे पावर 4x। क्लियर हो गया। अब आइए सवाल पे, तो यहाँ पे दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या है, कॉस पर पावर 4x, यही दे रखा था। तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस पर पावर 4x के जगह पर हम लोग लेके क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो लिखिए साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसके बराबर ये होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर दुनिया जानती है एक ही होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 49 नंबर प्रश्न को करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, एकदम इजी वे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के मान के बराबर है। अब देखो भैया, कोसेक 60 का मान पहले जानना जरूरी है हमको, कोसेक 60 का मान। अब देखिए कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब यहाँ पे कौन सा इस ऑप्शन में सही है, इसके मान के बराबर है, तो देखिए सेक कितना है 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बराबर होता है 2/√3। तो आंसर आ गया, इसका राइट आंसर यही होगा, बाकी चीज़ को चेक कर लेना, नहीं होगा। ठीक है, आंसर जब एक ही बार में आ रहा है, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, इसका राइट आंसर यही न हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 50 नंबर को करते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ बताते हैं भाई, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट PDF वगैरह जो है हमारे पास है। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल को है, टेलीग्राम नहीं जानते चलाने के लिए, तो व्हाट्सअप ग्रुप तो जानते ही होंगे चलाने के लिए। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री में बहुत सारे PDF आप लोग वहां से ले सकते हैं। कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूं, ठीक है, PDF वगैरह का, तो इसलिए आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। अगर हाँ और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेना है तो जाइए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना है। ठीक है, देखते हैं अंतिम सवाल। 50 सवाल को हमने टारगेट लिया था इसमें पूरा करने का। इसका ये पार्ट 1 है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि सर का पार्ट 2 कब लाना है। ठीक है, तो आपका कमेंट आते ही हम पार्ट 2 इसका बना देंगे। आइए 50 नंबर सवाल जो है देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल है कि यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पेन स्नैक करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर में, तो यहाँ पे सवाल है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, निकालना क्या है, कोसेक थीटा निकालना, यही ना। तो आप एक सर्व समीकरण पढ़े होंगे कि इसको एक मान लीजिए, पहले तो इसको मिटा लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। हाँ, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और एक सर्व समीकरण आप लोग ये पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। जब 1 हो जाता है, ये चीज़ पढ़े हैं, बिल्कुल इजी वे में समझिए, ये चीज़ पढ़े हैं, 1 होता है। अगर आप लोग दूसरा ये सर्व समीकरण पढ़े हैं कि A
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए माइनस बी, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं इस प्रकार से। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो यहाँ समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, बराबर एक, इस प्रकार लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी को हमने पूरा तोड़ के लिखा और कुछ किए नहीं। अब देखो माइनस है तो कोसेक माइनस कॉट बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक्स जानते हैं। यहाँ पे क्या जानते हैं, एक्स, और यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही दे रखा, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक है, एक देंगे। और इसके ये क्या है, ये एक्स में आ गया, इसका मान क्या आ गया है, एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है एक्स है, तो एक्स आ गया, तो एक्स इधर गुणांक में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा एक्स, 1/x, इसका दूसरा समीकरण हो गया। थोड़ा सा सवाल है, ज़्यादा है नहीं ये, देखिए कहाँ चला गया, चलिए यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या था, ऊपर में देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स। दूसरा समीकरण है यहाँ पे ये वाला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x। तो यहाँ पे कॉट की कहानी ख़त्म, कोसेक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा आ गया सवाल और कुछ है नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तब यहाँ पे देखा जाए कोसेक थीटा बराबर हम लोग को मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये इधर गुना में इधर ला लेंगे इसको, ठीक है। तो ये भाग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पहले गुना में तो गुना में कर लीजिए तो बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं करना है तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x है, कुछ नहीं, नीचे तो 1 दीजिए। अब यहाँ पे 2 कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे है x, 1 गुने x, 1 भागा x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। अब ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाता है, ये यहीं पे भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा, क्योंकि ये भी भाग में है तो गुना यहाँ पे हो जाएगा उसमें, तो गुना मान लिया जाए ये भाग में आएगा जी, यहाँ से यहाँ भाग में आएगा, तो भाग में क्या है, 2 है, x है, तो x गुने 2x, तो 2 ही हो जाएगा ना। तो इसका कोसेक बराबर, थोड़ा लॉन्ग हम बता दिए, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/2x। देखिए आंसर है, चलिए आंसर दिखाते हैं आपको। x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 सभी में है, और 2x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। तो भाई हमने 50 का 50 प्रश्न कर दिया। यहाँ पे इसका डिटेल से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए थे, कोई नहीं, तो 50 प्रश्नों का हल हो चुका है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 लेकर, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।